हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम करेंगे सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चंस। और ये 30 क्वेश्चंस आपके जो है सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर जो है PYQ सीरीज़ चल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है। तो उसमें मैं आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो आज बात करेंगे हम सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो हम अपनी स्टार्ट करते हैं। शिक्षिका के विद्यार्थियों की, खासकर जो सुविधा वंचित वर्ग के सफलता और असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने और अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इसमें से कौन सा कथन जो है बिल्कुल सही है? ध्यान से पढ़िए कि जो एक शिक्षिका है, टीचर है, उसके जो विद्यार्थी है, उसकी सफलता और असफलता के बारे में उसके जो सीखने पर जो उसकी अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। चाहे वो सफल हो रहा है, चाहे वो असफल हो रहा है, कौन? विद्यार्थी। तो किस तरह उसके सीखने व अभिप्रेरणा पर जो है प्रभावित करते हैं, तो हमें इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बताना है। शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को हर हालत में असफलता से बचने के लिए रणनीतियों में प्रशिक्षण देना चाहिए। आप किसी भी हद तक रणनीतियाँ जितनी भी बनाएंगे, आप कितनी एक दिन में कितनी रणनीति बना लेंगे और उनको कितना प्रशिक्षण दे लेंगे, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। शिक्षक को कक्षा में बच्चों की स्वायत्ता पर काबू रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। शिक्षक को बच्चों को प्रतिस्पर्धा करने व एक दूसरे से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रतिस्पर्धा होता है कंपटीशन, हर बच्चा अपने में खास है, तो कंपटीशन भावना नहीं रखनी है। शिक्षक की जो अपेक्षाएं होती हैं वो बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती है, बिल्कुल करती है। कैसी अपेक्षा रखनी है आपने अपने बच्चे से? हमेशा ही पॉजिटिव वे में जो है अपने बच्चे से अपेक्षा रखनी है। अगर आप पॉजिटिव वे में अपने जो आपके विद्यार्थी हैं उनसे अपेक्षाएं रखेंगे, तो आपका विद्यार्थी भी आपको बिल्कुल वैसा का वैसा ही रिजल्ट देगा। उसके सीखने पर आपको बिल्कुल जो है उस चीज़ का प्रभाव दिखेगा। अगर आप उसको नेगेटिव वे में लेके चलते हैं तो वो नेगेटिविटी दिखाएगा, और अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं तो वो पॉजिटिविटी दिखाएगा। तो उसके सीखने को वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो सी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अवॉइड कीजिए कि यहाँ पर टिक मार्क लगा हुआ है क्योंकि ये ऑनलाइन पेपर है। वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? शिक्षा में साम्यता, विशेषतः सुविधा वंचित समूह के लिए व्यवसायिक शिक्षा। देखिए, विशेषता आ गया है। कोई समूह जो सुविधा वंचित समूह हैं वो कोई वीआईपी थोड़ी है, नहीं, वो नहीं है, उनके लिए नहीं है। शिक्षा में समानता या सुविधा वंचित समूह के प्रति सहानुभूति, एक ही जो है कैटेगरी के बच्चे के साथ आप ऐसे सहानुभूति नहीं रख सकते हैं। तो वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकती है? अगर एक ही प्रकार की जो है समूह जो विभिन्न प्रकार के हैं और उनकी भाषा और संस्कृति को आपने स्कूली पाठ्यक्रम में इंक्लूड करना है, तो इससे वो क्या, जो एक शिक्षक है वो क्या सुनिश्चित करेगा? इससे वो जो भी शिक्षा एक बच्चे को दी जा रही है, चाहे वो सुविधा वंचित हो या पिछड़े वर्ग हो या कोई भी हो, तो उसको एक शिक्षक में जो शिक्षा में एक साम्यता देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है। इसकी वजह क्या हो सकती है? ठीक है, एक हम जो है कक्षा में विद्यार्थी बैठा है और उसको गणितीय क्रियाएं दी जा रही है, लेकिन उसके बाद भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो पठन वैकल्य है, स्वलीनता है, आलेखीय वैकल्य है या गणितीय वैकल्य, जिसको डिसकैलकुलिया कहते हैं, तो ये वो है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी जो रणनीति है वो प्रभावी नहीं होगी? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, नहीं होगी। वीडियो चलचित्रों के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे श्रव्य बाधित विद्यार्थी हैं तो उनके ये हम इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति, शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल बिल्कुल हो सकता है। मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रित संप्रेषण का भी इस्तेमाल आप करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आ गया है। देखिए, ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड है और यहाँ पर आपसे प्रभावी नहीं पूछा गया है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कथन है जो व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? ठीक है, हमने सही बताना है। विकास की प्रक्रिया एक दिशा होती है। विकास केवल आ गया है, काट दीजिए, यह केवल आ गया है, नेगेटिव टैग वर्ड है ये। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं, तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है? एक आपकी ऑर्गेनाइज जो आपका एक क्लासरूम है और उसमें आपके बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसको आप कैसे जो है ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, कैसे उनको इंक्लूड कर पाएंगे? तो ये क्वेश्चन है आपका। बच्चों के वार्तालाप से आप उसको इंक्लूड कर पाएंगे, अध्यापकों के संवेगों द्वारा, या बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा, या बाह्य रूप से अधरोपित अनुशासन द्वारा। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें आपके बच्चों के वार्तालाप के द्वारा कर सकते हैं, अध्यापक के संवेग भी उसमें इंक्लूड होंगे और सकारात्मक परस्पर संबंध भी होंगे बच्चों के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती ना दे सके? नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं जिससे उसकी सांप्रदायिकता स्पष्टता में कमी रह जाती है। हम आगे भी पढ़ेंगे। नहीं, आज के तकनीकी युग में शिक्षक विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया है उसमें अप्रासंगिक है। हाँ, केवल आ गया है, काट दीजिए। हाँ, इससे विद्यार्थियों को शिक्षकों के आज्ञा पालन और आदर करने के जो है मूल्यों को सीख मिलती है। ये तो आप बिना करे भी कर सकते हैं, उसका सत्ताधारी होना, व्यक्ति होना कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर शिक्षक है, एक टीचर है और वो सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में जो कड़क है उसके रूप में आप देख रहे हैं, तो जिससे कोई चुनौती ना दे सके, अगर ऐसा आप जो है व्यवहार अपने बच्चों के साथ करते हैं, तो ऐसा क्या होगा, जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो आपसे प्रश्न पूछने में हिचकेंगे और जैसे क्या होगा, जो उनके कंसेप्ट होंगे उनको क्लियर करने में उनको कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका आंसर है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ले वैगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? केवल काट दीजिए, केवल आगे है, काट दीजिए। प्रभावी बौद्धिकता की पहचान करनी चाहिए, अध्यापन और मूल्यांकन। तो ये काम हमें जो है समीपस्थ विकास क्षेत्र में इस्तेमाल करना चाहिए, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है? ठीक है, यहाँ पर कुछ दल दिए गए हैं जो आपको लगता है कि इससे इन चीज़ों को हम अगर फॉलो करेंगे तो जो हमारी समस्या है तो उसका समाधान हमें मिल जाएगा। प्रतिक्रियात्मक अनियमितता की कमी आ गया तो कैसे करेगा? देखते हैं आगे। अभिसारी चिंतन, सृजनात्मकता है, प्रतिक्रियात्मक अनियमितता की कमी होगा, अपसारी चिंतन होगा। देखिए यहाँ मैंने इसलिए काटा, मुझे लगा कि यहाँ पे अपसारी नहीं है, यहाँ अपसारी था इसलिए मैंने काटा। तो अनियमितता की कमी होगी और सृजनात्मक जहाँ क्रिएटिविटी होगी, अपसारी, अप मतलब बहुत सारी है। ठीक है, तो जहाँ एक, अगर इसका क्या है मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। अब सारी चिंतन क्या होता है कि अगर आपके सामने एक प्रॉब्लम है तो उसके साथ आपके बहुत सारे सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रियात्मक जड़ता आ गई है, काट दीजिए, और यहाँ पे भी क्रियात्मक जड़ता आ गई है, तो इसलिए जो है अब सारी चिंतन जहाँ है और जहाँ पे सृजनात्मकता है इसका इतना रोल नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापक रणनीतियों का इस्तेमाल होना ज़रूरी है क्योंकि ये तारक विद्यार्थी बनाने में मददगार है, ये सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, ये बहु बौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है, ये व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। अब देखिए बहु बौद्धिकता आ गई है, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, आप सबको पता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जो अभिलक्षण है कोलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, ये संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर है। नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप जो है वो सार्वभौमिक होता है। नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है और नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। देखिए जो कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है वो जो है, मैं आपको बता दूं, जो उसका स्वरूप है वो सार्वभौमिक है, वो यूनिवर्सल है, ऐसा होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं।
कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए? गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक स्पष्टता की कमी को दर्शाते हैं, वह इन्हें हमेशा सुधारना चाहिए। ओके। बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, उनके उत्तरों को तुरंत सुधार दें। हाँ, बच्चों की त्रुटियाँ को तुरंत संशोधन करना चाहिए। नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। ये सही है। आप उनको प्रोत्साहित तो करें, अभिव्यक्ति का जो है एक मौका तो दें। अगर आप उस चीज़ के लिए उनको मोटिवेट नहीं करेंगे तो कैसे आप उनसे काम करवा सकेंगे? ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। साइकोलॉजी को ना बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे, उसको इजी वे में करेंगे तो बर्डन नहीं लेंगे तो वो 30 में से 30 आप अच्छे से स्कोर्स कर पाएंगे। अगर उसको हवा लेके करेंगे, कईयों को साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, साइकोलॉजी बहुत आसान है। ठीक है, और सीटेट में तो देखिए कॉन्सेप्ट बेस ये है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से अपने जो है क्रैक कर पाएंगे। पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती है, ये कथन दर्शाता है, ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो रूढ़िवाद को दर्शाता है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण करके और अलग अलग समूह बनाकर, बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, एक तय एवं निर्धारित समय सारणी कितनी कर लोगे? पुरस्कार सजा आगे काट दीजिए। बच्चों के जो संवेग हैं, जो भी उनके संवेग आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा ही मानकर आप उनको उनका जो है वातावरण जो सकारात्मक रूप से सुनिश्चित कर पाएंगे। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पा रही है और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान भी हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदीगामक या औपचारिक संक्रियात्मक? देखिए, ये जो संवेदीगामक है ये आपका बिल्कुल ही इंद्रिय जनित जो अवस्था है वो है। पूर्व संक्रियात्मक जो आपकी 2 से 7 वर्ष की होती है, तो ये उसमें ये चीज़ होती है कि एक छोटी बालिका है, एक प्रतीकात्मक खेल कर पाती है, अब वो सिर्फ अपनी ही दुनिया में है, वो दूसरे का दृष्टिकोण नहीं समझ पा रही है, उसकी पकड़ से वो बाहर है, वो घटना उसकी पकड़ से बाहर होगी क्योंकि वो अपनी इमेजिनेशन में ही है, इमेजिन कर पा रही है, वो कल्पनाशील है, वो तो अभी उसी में ही है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? पारिवारिक समाजीकरण होना चाहिए, समकक्षी संबंध होने चाहिए, सांस्कृतिक मूल्य होने चाहिए, बच्चों का आत्मसम्मान, ये सभी जरूरी हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वागोस्की के अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? आप किसी बच्चे को एक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं और उसको आधा हल किया उदाहरण दे रही हैं, तो किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है वो? अनुकूलन, ये तो जीन पियाजे का हुआ। द्वंद्वात्मक अधिगम, पाड़, अवलोकन अधिगम, पाड़ का यूज़ करी है, स्कैफोल्डिंग जिसको बोलते हैं। तो 3 ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि इससे आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों ही क्षीण हो जाती है। इससे आंतरिक जो अभिप्रेरणा वो बढ़ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आंतरिक जो अभिप्रेरणा है, बाह्य अभिप्रेरणा क्षीण होती है, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है, बिल्कुल होती है। ज़्यादा मेरे हिसाब से भी पुरस्कार देना ठीक नहीं है बच्चों को। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। एक वो आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा? केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय, अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल मूल्यांकन विधि में इस्तेमाल होता है। ये विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करना होता है, स्व मूल्यांकन होता है, समकक्षी मूल्यांकन होता है। केवल जैसे ही नेगेटिव टैग वर्ड है तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि आपसे इसमें नहीं पूछा गया है। विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? विकास को प्रभावित करने वाले आपके सांस्कृतिक कारक हों, विकास की अनिरंतरता हो, विकास की निरंतरता हो, विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक हो। ये कह रहा है कि चरणीय जितने भी सिद्धांत हैं नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? विकास की अनिरंतरता पर। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। एक बार इसको स्किप करते हैं, मैं इसको एक बार चेक करके बताऊंगी आपको। निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया को विश्लेषण,
किसी अध्यापक के वंचित समूह के प्रति गणित गूढ़ पूर्वाग्रह को उजागर कर सकता है। अध्यापक का निपुणता उन्मुखी अभिप्रेरणाशाली को प्रोत्साहित करना, बच्चों को शिक्षा प्रणाली के यंत्रवादी पहलुओं को परीक्षण, प्रतिरोध और चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करना, अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समायोजन करना, या लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण करेंगे किसी अध्यापक के वंचित समूह के प्रति गणित गूढ़ पूर्वाग्रह को उजागर कर सकता है। जो पूर्वाग्रह बनाए गए हैं, मतलब जो एक पहले ही भविष्यवाणी कर ली है और किसके प्रति की गई है, जो वंचित समूह हैं, तो किस प्रकार एक कक्षाई प्रक्रिया जो भी आपकी प्रोसेस होती है उसका विश्लेषण किया जा सकता है। तो लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों ज़रूरी है? विद्यालय बच्चों के भावात्मक जो है जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। असफलता और त्रुटियां जो हैं बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता। देखिए, जितनी भी आपकी असफलताएं, त्रुटियां, अगर आप गलती कर रहे हैं इसका मतलब आप सीख रहे हैं, बिल्कुल सटीक है ये। और जो इसके अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो सीख रहे हैं, सीखने का अर्थ ही जो संबंध है वो आपके अधिगम से है, तो अधिगम का क्या है, ये स्वाभाविक हिस्सा है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या जरूरी है? पाठ्य पुस्तक से बच्चों की कॉपी में जो क्या तो लिखवा दो। बच्चे के जीवन संबंधी सामाजिक परिप्रेक्ष्य जोड़कर पढ़ाना, उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना, अच्छे से रट लेना। रटना तो है नहीं, तो सेकंड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कितने आसानी से मैं आपको सीडीपी करवा रही हूँ, और अगर आपको ये सेशन बढ़िया लग रहा है ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। तार प्रशित वाचन, वाचन का अधिविस्तारण, बकवाद या नववाद। देखिए अब यहाँ पे 1.5 से 2.5 साल के बच्चे की बात हो रही है, तो तार प्रशित वाचन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? विवेचनात्मक, जैसे विवेचना कर सके कि भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ, सीधे बता देगा। 2 से 10 तक के पहाड़े लिखो, सीधा लिख देगा। दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करो, वो भी कर देगा। पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं, इससे वो विवेचना करेगा, मतलब कि जानकारी इकट्ठा करेगा, किसी से पूछेगा क्या, मतलब वो बहुत सारा काम करेगा इस पे, और उसको उस पर लिखना भी पड़ेगा। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। निम्न में से कौन सा कथन जो है इसका समर्थन करता है? बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे विद्यालय की ज़रूरतों का अनुपालन नहीं करते हैं। स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों के समर्थन में वैधीकरण करने हेतु है। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों की सीखने की विविध गतियों का जो है संज्ञान नहीं कर पाते हैं। बच्चे योग्यता की तो कमी तो बच्चे में है ही नहीं। तो थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है कि बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि जो विद्यालय है वो बच्चों की सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते। विद्यालय नहीं कर सकता। हम किसी भी हालत में सीडीपी में, सीटेट में बच्चे को हम कुछ नहीं कह सकते कि इसमें योग्यता की कमी है, व्यवस्था फेल हुई होगी। बच्चे में कोई कमी नहीं हुई है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूह से पृथक ना करे, क्योंकि यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतर सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता। यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है। बुद्धि लब्धि जो है संकल्पना स्थायी नहीं है, और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है, और यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है। महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूह में पृथक ना करे। बिल्कुल, बुद्धि लब्धि के आधार पर आपने बच्चों को अलग अलग नहीं करना है, उनके समूह नहीं बनाने हैं, क्योंकि बच्चों को चिन्हित करने के लिए बिल्कुल जो आपकी बुद्धि लब्धि है कहीं भी वो जिम्मेवार नहीं है कि अगर उसका IQ उतना है तो उसी के आधार पर उनको बांट देंगे। नो, सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आप ध्यान रखेंगे, भय मुक्त वातावरण की संरचना करेंगे,
अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना, निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता। क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इसको हम आगे बढ़ते हैं। कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर देने चाहिए? विशिष्ट काट दीजिए। अभिसारिक सोच सीखने से परीक्षा देने के बेहतर कितने कौशल सिखा देंगे? मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के। जो भी खोज हो वो मौलिक हो, उसके पीछे उसका तंत्र हो कि आप किस लिए खोज कर रहे हैं, तो वो मौलिक खोज होगी। इससे आपकी सोच में भी बदलाव होगा और इससे आपके जो है बच्चे में क्रिएटिविटी बढ़ेगी। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? अनुक्रमिक वर्गीकरण कर पाते हैं, प्रतीकात्मक खेल कर पाते हैं, संरक्षण कर पाते हैं या प्रतिलोमिक चिंतन कर पाते हैं? तो पूर्व संक्रियात्मक बच्चे क्या कर पाते हैं? प्रतीकात्मक खेल कर पाते हैं। ये जो अभी अभी इसी सेशन में एक क्वेश्चन आया था जिसमें था कि बच्चा जो है एक लड़की है वो प्रतीकात्मक खेल कर पाती है और जब उसके सामने कोई दूसरा आ जाता है तो वो उसकी कल्पना से बाहर हो जाता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइस कैसे लगे आज के टॉप 30 क्वेश्चंस? मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको बहुत बढ़िया लगा है ना? तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अब ज़रूर कर दीजिए। देखिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। मेरा चैनल जो है मैं चाहती हूँ कि बहुत ग्रो करे, वो सिर्फ आपके सपोर्ट से ही होगा। आपको डेली ऐसे सेशन देखने को मिलेंगे और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब का रेड बटन उसको प्रेस करें और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।